हेलो डियर, टीएमयूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए, दरअसल यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा था, तो उसमें ड्यूटी करने के लिए थोड़ा सा गैप देना पड़ा मुझे। आज हम लोग देखते हैं फिर से एक नया टॉपिक, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी है और एंड भी है, और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर चेक करेंगे और हम लोग अब बायोलॉजी को भी चेक करेंगे, देखा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। जब किसी विलेय का प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित मोलर द्रव्यमान विलयन में आणविक संयोजन या पृथक्करण के कारण अपेक्षित सैद्धांतिक मान से भिन्न होता है, तब उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इसका डायरेक्ट मीन ये निकलता है कि जो प्रयोगात्मक रूप से मोलर द्रव्यमान डिसाइड किया गया है और जो आप कैलकुलेट करके मोलर द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ऐसे में उसे हम क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। चलिए जरा इसको चेक करते हैं हम लोग कैसे। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं एक रिएक्शन करके। तो ये है NaCl, जिसका हम अगर डिसोसिएशन करेंगे, वियोजन करेंगे, तो बनाएगा क्या? Na+ और Cl-। ठीक है, ये डिसोसिएट होने के बाद अपने आयनों में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, हमने रिएक्टेंट कितना लिया है? 1 मोल लिया है। 1 मोल NaCl है हमारा, जबकि प्रोडक्ट में हमारे कितने मोल आयन बने हैं? 2 मोल आयन बने हैं। 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। तो कितने मोल आयन है? 2 मोल आयन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में है। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, सम करते हैं तो कितना? 58.5। ठीक है, 58.5। जबकि ये 2 मोल आयन का मोलर मास है, यही सोडियम कितना हो जाएगा? 23 प्लस क्लोरीन कितना है? 35.5। ये जोड़ते हैं हम लोग, 58.5। यही मोलर मास रिएक्टेंट में 1 मोल सोडियम क्लोराइड का है, जबकि यही मोलर मास प्रोडक्ट में 2 मोल आयन का है। ठीक है, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, दोनों के मोलर मास को हमने क्या किया? सम किया, तो ये हमको मोलर मास मिलता है प्रोडक्ट का। तो अब होता क्या है, हमको चाहिए क्या? जैसे 1 मोल हमने रिएक्टेंट लिया था, तो हमको 1 मोल प्रोडक्ट भी रखना है। लेकिन ये जो हमारा ये आया हुआ है, ये कितने मोल प्रोडक्ट का है? 2 मोल प्रोडक्ट का है मोलर मास। तो हमको 1 मोल का लेना है, तो 1 मोल प्रोडक्ट का मोलर मास क्या हो जाएगा? इसको हाफ कर देते हैं, 58.5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? ये 29.25। ठीक है, ये है 29.25। कितना? ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, उसके 1 मोल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 29.25। और हमें चाहिए कितना? 1 ही मोल का चाहिए था, और हमारा प्रोडक्ट कितना बना था? 2 मोल बना था। अगर इस 2 मोल का हमने मोलर मास हाफ कर लिया, तो कितना बचेगा? 1 मोल का मोलर मास ये बचेगा। ठीक है, अब देखो आपके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज कितनी होती है? 29.25। ठीक है, अब यही है कि यहां का मोलर मास और यहां का मोलर मास दोनों क्या एक दूसरे से भिन्न होता है, सैद्धांतिक मान से भिन्न होता है। तब इसे क्या कहते हैं हम? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट मोलर मास है और ये क्या है? आपका असामान्य मोलर मास है।
एबनॉर्मल मोलर मास से, ठीक है। ये तो डिसोसिएशन था, अब एक हम लोग एसोसिएशन का सीखते हैं। तो इसमें क्या है, ये एसिटिक अम्ल है, कितना मोल है, 2 मोल है, 2 मोल एसिटिक अम्ल है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल का यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होगा, सॉरी, 1 मोल का एसिटिक अम्ल का जो मोलर मास होता है कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। एक मिनट, एक मोल बराबर कितना, 60, तो ये है कितना, 2 मोल, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 60 मतलब 120, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर एसिटिक अम्ल कितना बना है, एक ही मोल प्रोडक्ट बना हुआ है एसिटिक अम्ल का, तो इसके 1 मोल का कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि आप भी तो देख रहे हैं 1 मोल एसिटिक अम्ल का जो मोलर मास कितना है, 60 होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ 1 मोल प्रोडक्ट है हमारे पास एसिटिक अम्ल का, तो क्या होगा, 60 होगा। अब देखो, आपके लिहाज से जो आप समझते हैं कि ये पूरा, जैसे यहां पे अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है, 2 है इधर और 2 इधर है, 4, यानी ये डबल होकर के यहां भी 120 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास हो कितना रहा है, सिर्फ 60 हो रहा है, क्योंकि ये 1 मोल प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक अम्ल। जब आप किसी से कहेंगे या कोई आपसे कहेगा, तो ये थोड़ी बताएगा कि हाँ इसके अंदर 2 अलग अलग आपस में जुड़ गए हैं एसिटिक अम्ल, नहीं, वो सिर्फ इतना बोलना है कि एसिटिक अम्ल है जिसका संगुणन हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल एसिटिक अम्ल का कितना होता है मोलर मास, 60 होता है। तो लेकिन आप जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो आप कैलकुलेट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटली मोलर मास होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको हमको कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसके ऊपर कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको किसी चीज में डाउट हो रहा है तब। अभी हम लोग देखते हैं वांट हाफ फैक्टर, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो हम लोग वांट हाफ फैक्टर देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग क्या, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर, ठीक है। दरअसल ये एबनॉर्मल मोलर मास से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो एबनॉर्मल मोलर मास में या असामान्य मोलर द्रव्यमान में संयोजन और वियोजन के होने के बाद एक साइंटिस्ट है वांट हाफ, इन्होंने क्या किया, उसके बीच में एक संबंध स्थापित किया, तो उसे क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहा, ठीक है। वो किस तरह का उन्होंने रिलेशन पेश किया था, वही हम लोग यहां सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से समझ, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान अपन असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अलग अलग हैं। सामान्य मोलर द्रव्यमान अपन असामान्य मोलर द्रव्यमान, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, प्रेक्षित कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी अपन परिकलित कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रेक्षी मतलब ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। मैंने उसका इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे ताकि आप समझते रहे। ऑब्जर्व मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपको यहाँ पर अनुसंख्य गुणधर्म मिला है और आपने जो कैलकुलेट करके निकाला है, दोनों की यहाँ तुलना करते हैं, यानी दोनों का यहाँ पे जो अनुपात होता है वो वहां से हम लोग आई निकालते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
और एक तीसरा है कि संयोजन या वियोजन के बाद मोलों की कुल संख्या बटे संयोजन या वियोजन के पूर्व मोलों की कुल संख्या का अनुपात जो आएगा वहां से क्या निकल जाएगा आपको आई यानी 1/2 गुणांक मिल जाएगा। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला हो जाता है। और एक चौथा फार्मूला भी यहां से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि आई निकालने के लिए सब कुछ है ये सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, अब यहां से देखो ये वाला जो फॉर्मूला चौथा वाला है ना, ये वाला और ये पहला वाला दोनों ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी वही ये भी है सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक मतलब ये है कि जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, प्रेक्षित अणुभार क्या है कि जो आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है। तो इन दोनों के अनुपात से भी आप क्या निकाल सकते हैं, आई का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से सीखते हैं, जैसे देखो ये दो तरीके से सीख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग और बनाते हैं जहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मान भी निकालते हैं। तो NaCl हमने डिसोसिएट किया इसको, इसका जो डिसोसिएशन है वो 100% मान करके चल रहे हैं। तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। लेकिन शुरुआत में जो इनके मोलों की संख्या होती है, इनिशियली कितना है, ये 1 मोल है शुरुआत में, तब ये कुछ बना ही नहीं था। लेकिन जब ये डिसोसिएट हो गया, इसके कितने बन गए थे, अल्फा मोल, और इसके कितने बन गए थे, अल्फा मोल, और कितना बच गया था इसका 1 माइनस अल्फा। तब यहां पर हम फार्मूला से देखते हैं आई निकालने के लिए संयोजन या वियोजन के बाद मोलों की कुल संख्या कितनी है। NaCl का इतना मोल बचा है, Na प्लस का इतना बना है, और Cl माइनस का इतना बना है, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपान संयोजन या वियोजन के पूर्व मोलों की कुल संख्या। तो संयोजन और वियोजन यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने से पहले यानी शुरुआत में कितना था, वो 1 मोल है, तो बटे 1। जहां सॉल्व करते हैं तो क्या बच जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा का मान दिया हो। ठीक है, ये क्या है, वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, आई क्या है 1/2 गुणांक, आप जानते हैं। तो आई है 1/2 गुणांक और अल्फा है वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं अप्लाई करने के लिए, किसके, आई निकालने के लिए। तो आई बराबर ये भी है, हमने ये आपको दिया, ये यहां से ये, और हमने ये भी आपको सॉल्व करके दिया। ठीक है, तो ये 100% डिसोसिएशन होगा, तब आप अल्फा का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये भी चीज सीख लीजिए कि 100% डिसोसिएशन अगर है तो अल्फा बराबर कितना, 1। अगर मान लीजिए यहां कहता है 100% नहीं कहता है, अगर कहता है 90% डिसोसिएशन है, तो क्या हो जाएगा 90/100 मतलब 0.9, तब यहां पर अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0.9। ठीक है, ऐसे कुछ भी कहता है तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो अल्फा का मान जो भी आएगा आप यहां पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। और हाँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई का मान जरूर निकाल करके रखिए, ठीक है। उसका वहां पर मल्टीप्लीकेशन जरूर कीजिए, नहीं तो अगर आपको आयनिक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है अगर, तो अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई का मान नहीं रखेंगे, तो आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।